सर, फिर से एक बार जय आरसीएम। अब हमने तो लास्ट में कहा था कि भाई हमें करना है खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत औरों से ज्यादा। तो सवाल है, हमें आरसीएम क्यों करना है? अब तीन सवाल पूछ की जानकारी लेना है हमें। आरसीएम क्यों करना है, और करना है तो क्या करना है। दूसरी बात, पहले क्यों करना है आरसीएम, आरसीएम में क्या करना है, और आरसीएम कैसे करना है। अगर ये तीन बातें हमारी समझ में आई तो हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम पूरी दुनिया को समझाते फिरते, लेकिन ये तीन बातें हमें जानना जरूर रहती है। तो पहले देखेंगे कि क्यों करना है आरसीएम। जब तक क्यों सॉल्व नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। भाई कोई भी काम करना है तो क्यों करना चाहिए। तो सर जी, दुबे सर जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जी सर। चलेगा ना? जी जी, बोलिए ना सर। सर एक इमेजिन करना है कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं, आप और मैं दोनों एक ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, हाँ स्पीड से जा रही है ट्रेन। हाँ। और अब मैं आपको बोलता हूँ कि सर, कि आप इतनी स्पीड से ट्रेन है तो आप ये ट्रेन में से कूद जाओ, छलांग लगाओ, आप कूदेंगे क्या? नहीं नहीं, कोई भी नहीं कूदेगा सर। सर आपको 50,000 रुपए देंगे, मैं कूदेंगे? नहीं नहीं, 5 लाख दूंगा तो? बिल्कुल नहीं। देखो सर, 5 लाख देंगे तभी नहीं कूदेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि हम बातें करते हैं, मशगूल है, इतने में हमें पता चला है कि जिस ट्रेन में बैठे, जिस डिब्बे में हम बैठे, उस डिब्बे के आड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू के, पिछले और आगे के दोनों तीनों डिब्बे को भयानक आग लगी है, और आग हमारे तरफ आ रही है। सब डब्बे के लोग छलांग लगा रहे, कुछ मर रहे, जल रहे, और ज्यादा ज्यादा 2 मिनट में, 5 मिनट में आग हमारे डिब्बे में आने वाली है। आप क्या करेंगे आप? अब तो छलांग लगाना पड़ेगा। अभी तो 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे सर आपको। अब तो तो भी लगाना पड़ेगा लेकिन। क्यों क्लियर हुआ है? क्यों आपको देंगे भाई? हाथ पाँव टूटेंगे, जान तो बचेगी। हाँ। तो जब तक क्यों क्लियर नहीं होता, कोई आदमी छलांग नहीं लगाता, कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये हमारा क्यों क्लियर होना जरूरी है। क्यों करना है हमें आरसीएम? तो हमें भी कुछ बचाने के लिए ही करना पड़ेगा। जी जी। कोई भूखा तो नहीं है ना? आप जो लोग सुन रहे, सब अच्छे खाते पीते घर के, कोई भूखा नहीं है। थोड़ा बहुत कमाते हैं लेकिन इसमें जरूरतें पूरी नहीं होती। तो इच्छाएं कहाँ से पूरी होती? रोजमर्रा की बातें ही पूरी नहीं होती, मन को मार के जी रहे सब हम लोग। परिस्थिति कैसी है हमने, हम बाहर बताते हम बहुत कुछ है, लेकिन असल में हम कुछ होते नहीं है। घर में मनचाही चीज नहीं ला सकते, बड़ा मोबाइल, बड़ा टीवी लाना है, बच्चों के अच्छे कपड़े लाना है, अपने खुद के अच्छे कपड़े लाना है, माँ बाप को घूमने भेजना है तो 100 बार सोचना पड़ता। जब हम मोबाइल वगैरह खरीदी करने जाते हैं दुकान में, तो उनको बोलते हैं भाई 8-10 हजार में अच्छा मोबाइल दे दो। मन में तो आता है 20-25 हजार का ले लो, लेकिन हमारी जेब हमें परमिशन नहीं देती। और वो 8-10 हजार का मोबाइल लाते वक्त आखिरी में भी एक बार नजर डालते हो 24 हजार की मोबाइल पे, तो मन मार के जीना पड़ रहा है हमको। कभी किसी होटल में गए हम, मुकेश कोठारी सर बोलते हैं, कभी किसी होटल में गए हम, तो वहां हमारे सामने मेन्यू कार्ड आता, तो मेन्यू कार्ड में हम वो सब्जी के नाम नहीं देखते, पहले रेट देखते। क्यों भाई? खुले दिल से गए होटल में, तो जो मन को पसंद आई वो सब्जी मंगाना चाहिए ना? नहीं, लेफ्ट साइड में मेनू कार्ड पे सब्जी के नाम रहते, और राइट साइड में उसकी कीमत रहती है। तो हमारी नजर पहले कीमत में जाती है, नाम पे नहीं। और ऐसी बहुत सी बातें है कि हम हमारी इच्छा मारकर जीते। कोई ऑर्डर देना है तो हमें हर जगह पे रेट देखना पड़ता है। एक समझौते की जिंदगी जी रहे हैं हम। शादी ब्याह में जाना है तो बस में धक्के खा के जाना पड़ता है। कार नहीं है, बेकार है हम। बेकार मतलब वैसे बेकार नहीं है, बे यानी नहीं, कार।
अगर कार नहीं है तो जिंदगी बेकार लगती है। और मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं भी आप ही जैसा ही हूँ, आप ही में से हूँ। शुरुआती दौर में कुछ भी करो, ज्यादा कुछ हाथ में आता नहीं था, घर चलाने में परेशानी हो रही थी, घर की जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी, उधार की जिंदगी जी रहा था मैं। मुझे एक बात याद है, जब मैं रोड पर साइकिल से चलता था तो मेरे बाजू से एक कार जाती थी और उस कार में कुत्ता रहता था, और वो कार का कुत्ता मेरी तरफ देखता था टुकुर टुकुर। अब पता नहीं वो मुझे साइकिल पे देखते वो कुत्ता क्या सोचता होगा, आप लोग अंदाज लगाओ। मैं एक फटी पुरानी साइकिल से जा रहा हूँ और वो कुत्ता मेरी तरफ देख रहा है, तो वो कुत्ता मन ही मन मेरे बारे में क्या सोचता होगा जो कार में बैठा है। ये नजारा देखकर मेरी आत्मा मुझे दुत्कारती थी, बोलती थी, देख तेरे जैसा एक इंसान कार में घूमता है, अपने घर के जानवरों को की भी इच्छा पूरी करता है, उससे भी कार में घुमाता है, और तू न खुद की इच्छा पूरी करता है न घर वालों की इच्छा पूरी करता है। एक तो कभी मौका मिलता नहीं कमाने का, और कोई आरसीएम जैसा जरिया आया तो हम लोग उसे स्वीकारते नहीं, इसमें कुछ पड़ा नहीं, उसमें कुछ पड़ा नहीं, 100 तरह की निगेटिव बातें बोलती है। तो वही हाल मेरा था। तो मेरी आत्मा मुझे बोलती थी कि तू न खुद की इच्छा पूरी करता है न घर वालों की। लेकिन जब भी मैं काम करता था, कुछ सोचता था, तो कार में बैठे वाले कुत्ते का चेहरा मेरे सामने आता था। मेरी आत्मा मुझे बोलती थी, उठ कुछ कर। अरे लोगों जैसी, आम लोगों जैसी सोच रखेगा तो लोगों जैसी जिंदगी काटेगा, उधार की जिंदगी काटेगा, ये सोच है हमारी। बोलते ना, छोटी सोच पाव में मोच। अगर सोच हमारी छोटी रही तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारी सोच बड़ी है तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताब भी है, आप लोग जरूर पढ़ना। लोगों जैसी सोच रखेगा तो लोगों जैसी जिंदगी उधार की काटेगा, लोगों से हट के सोचेगा तो तू भी एक दिन कार में घूमेगा। मेरे मन में कुछ करने की भावना निर्माण हुई, एक स्ट्रांग डिजायर तैयार हुई। क्योंकि जब भी कुछ बात चुभती है हमारे मन को, दिल को, तब आदमी उतरता है कुछ करके दिखाने को। लेकिन जब तक कोई बात हमारे दिल को चुभती नहीं, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं। मेरे सामने वही कहानी, वही नजारा आता था कि एक कुत्ता जा रहा है कार में बैठ के और मेरी तरफ देख रहा है, मैं चल रहा हूँ पैदल या साइकिल से। तो मेरे मन में स्ट्रांग डिजायर तैयार हुई। अगर इच्छा साधारण रही तो आदमी बहाने ढूंढता है, और इच्छा तीव्र रही, स्ट्रांग डिजायर रही, तो आदमी रास्ता ढूंढता है। देखो ना आप, कभी भी देखो कि हम महत्व किस बात को देते, जो हमारे मन में ज्यादा इच्छा थी उसी को महत्व देते, उसी का सोल्यूशन हम ढूंढते। अब देखो अपने बचपन की बात, हम जब छोटे थे तब हमारे माँ बाप बोलते थे, मेरा लाल लाखों में एक है ना, मेरा लाल लाखों में एक है। और आज आज हमारे माँ बाप बोलते कि मेरा वही लाल जो लाखों में एक था अब लाखों में समा गया है, ये सबके जैसा है। उन्हें लगता था मेरा बेटा लाखों में एक है, हमें सारी खुशियां देगा। गाना भी है ना, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। वो मन ही मन सोचते थे। अगले हम भी बार बार सोचते हैं कि मैं अगले साल ये करूंगा वो करूंगा, सिर्फ सोचते, करते कुछ नहीं, और करने के लिए कोई जरिया भी नहीं रहता हाथ में हमारे। आप ध्यान से खुद का ऑब्जर्वेशन करो। इस सदी के महानायक अमिताभ जी बोलते कि मैं बहुत सीखा हूं, आज भी सीखते रहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा सीखता हूं ऑब्जर्वेशन से। तो आप भी ऑब्जर्व करो। हमारे दादाजी के जमाने में हमारे एक गाना चलता था, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमारे दादाजी गाना गाते गाते चले गए, नहीं हुए कामयाब। हमारे पिताजी के जमाने भी वही गाना था, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो भी गाना गाते गाते थक गए, लेकिन नहीं हुए कामयाब।
दोस्तों जो एक टाइम के लंच के लिए भागते, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो अपने सपने पूरे कर नहीं सकते। और हम इस बिजनेस में सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं आए, एक टाइम का लंच लेने के लिए नहीं आए, फैमिली के सपने पूरे करने के लिए आए हैं हम। सिर्फ जरूरत नहीं, ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए हैं, पूरी जिंदगी बनाने के लिए आए हैं हम आरसीएम में। और आरसीएम सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि हमारी जिंदगी बना सकती है, हमें डटे रहना पड़ेगा। अगर 2 साल लगातार सीखते सीखते काम करते रहे, ध्यान से सुनो, 2 साल लगातार सीखते सीखते काम करते रहे, उसके बाद 2 साल लगातार सिखाते सिखाते काम करते रहे, तो 4 साल के बाद हमारा भी बड़ा बंगला होगा, घर के सामने 2 कार होंगी, समाज में मान सम्मान होगा, देश विदेश में घूमने का मौका होगा, और पेंशन जैसी रॉयल्टी आएगी, इनकम आता रहेगा। आरसीएम ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, बदल चुकी है, तो हमारी क्यों नहीं बदल सकती? तो हमें थोड़ा बड़ा सोचना है, बड़ा सपना रखना है, संघर्ष करना है, संघर्ष की तैयारी रखना है। अगर हम बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा सपना रखेंगे और संघर्ष की तैयारी करेंगे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान रखेंगे, तो सफलता आपके कदम एक ना एक दिन चूमेगी। तो अब वक्त आया है कुछ करने का, और वक्त को वक्त पे नहीं पहचाना तो हमारे ऊपर रोने का वक्त आता है। इसलिए वक्त को वक्त पे पहचानो, आरसीएम की ताकत को पहचानो और लग जाओ अपने काम पे। तो पहला सवाल था कि क्यों करना है आरसीएम। अब दूसरा सवाल है क्या करना है आरसीएम में। एक ही मंत्र जपना है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। हर रोज सुबह शाम एक ही मंत्र जपना है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। इस वाक्य में 4 कार्य छिपी है। दिखने में सिंपल सेंटेंस है ये, लेकिन 4 कार्य इसमें। एक है प्रोडक्ट खरीदना, रेगुलर खरीदना, यूज करते रहना। आज तक दूसरी दुकान से प्रोडक्ट खरीदते थे, अब आरसीएम की दुकान से, आरसीएम कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना है। और क्यों खरीदना है? तो क्वालिटी में दम है, कीमत में कम है, और खर्चों से इनकम है। और एक बार हमारा मन बन जाए तो हम रेगुलर प्रोडक्ट खरीदी कर सकते। और दूसरा काम है प्रोडक्ट का प्रचार करना, अच्छा लगे तो। अगर हम खुद को ही अच्छा नहीं लगे तो हम प्रचार नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर हम हर एंगल से चेक, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है ये हम प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ मानना नहीं, तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट, दोनों बातें, प्रोडक्ट खरीदना और प्रोडक्ट का प्रचार करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट का प्रचार तो आज भी हम कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट का। किसी दोस्त ने पूछा भाई मोबाइल कौन सा लो, मोटरसाइकिल कौन सी लो, तो हम जल्दी नाम बदलते, हम नाम बताते उनको कि कोई हीरो होंडा की लो या सैमसंग का लो। यानी हमने तो हाँ सैमसंग का प्रचार किया है। कोई पूछता है मोबाइल, कपड़े, बाइक कहाँ से लूं, तो हम किसी कपड़े का दुकान का प्रचार करते हैं। कोई पूछता है तो हम बताते हैं, आज तक हमने उनका प्रचार किया है और दूसरे लोगों का प्रचार किया है, दूसरे दुकान का प्रचार किया है और दूसरों को बड़ा बनाया। आज वक्त आया है खुद के प्रोडक्ट का प्रचार करो और खुद कमाओ। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये भारत की सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, टाइम ही नहीं है भारत के लोगों के पास। हमारे रूरल एरिया में, खेड़े में कम से कम 15-20 बेरोजगार वहां बैठे रहते, और मंदिर के सामने सुबह जाओ, दोपहर जाओ, शाम को जाओ, 15-20 लोग बैठते। उनको पूछो भाई चलो आरसीएम कर दे, तो बोलते टाइम कहाँ है अपने पास, तो टाइम ही नहीं है। और उनको पूछो भाई आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत काम करते होंगे, तो बोलते हाँ बहुत काम है। और पूछो उनको बहुत काम करते तो बहुत इनकम होगा, बोलते नहीं इनकम नहीं है।
तो टाइम भी नहीं है और इनकम भी नहीं। तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 2 काम है, प्रोडक्ट खरीदना और उसका प्रचार करना। तीसरा काम है अपने जैसे खरीदार लोगों का ग्रुप बनाना। लोग मिलते, ग्रुप बनाना है। केवल 2 लोगों को लाना है, उनको अपने जैसे बनाना है, उनको अपने जैसे सिखाना है, उनको ट्रेन करना है। तो 2 को लाया तो अपना ग्रुप बनना शुरू हो गया। और 2 लोग नहीं मिलते क्या, हम गणपति बिठाने जाते हैं तो ग्रुप बनाते हैं। किसी पार्टी के विरुद्ध दूसरे ग्रुप में शामिल होते हैं तो वहां ग्रुप बनाते। शादी करनी है तो ग्रुप जमा करते हैं। आदमी ऊपर गया तो भी ग्रुप जमा हो जाता है। ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो हमें केवल 2 लोगों को लाना है और हमारे जैसे उनको नॉलेज वाला बनाना है। आप वो दहशतवादी लोगों को देखते हैं, कई साल से दहशतवादी मरते आए लेकिन अभी भी चालू है, उनका ग्रुप बहुत बड़ा है। उनको खुद मारना है और दूसरों को मारना है। अगर वो लोग मारने के लिए और मरने के लिए अगर लोगों को तैयार कर सकते तो हम आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों को तैयार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा खुद से वादा, मजबूत इरादा और औरों से मेहनत ज्यादा। तो यहाँ हमें बचत करने के लिए ग्रुप बनाना है, सेहत अच्छी रखने के लिए ग्रुप बनाना है, पैसा कमाने के लिए ग्रुप बनाना है। तो हम कर सकते हैं। अब ग्रुप बनाने के बाद दूसरा, ग्रुप बढ़ाने के लिए एक ही काम है लोगों को। मैं टीचर हूँ, स्कूल में छोटे बच्चों को समझाने का काम करता हूँ और यहाँ भी बड़े लोग हैं, यहाँ भी समझाने का काम करना है। लेकिन फर्क देखो, ऑब्जर्वेशन करो, फर्क देखो। वहां स्कूल में बेचारे छोटे बच्चे हैं, उनका दिमाग खाली रहता है, कोरी पाटी, कोरा दिमाग, कोरा कागज रहता है उनका। फिर भी उनको समझाने के लिए 1 साल 2 साल का बीएड करना पड़ता है। और हम आरसीएम बिजनेस में हमारे सामने कौन है? छोटे बच्चे नहीं है, बड़े लोग हैं जिनका दिमाग भरा रहता है उलझनों से, समस्या से, गलतफहमी से। उनको सुनने की आदत नहीं, सुनाने की आदत हो गई है। और ऐसे उलझे हुए लोगों को समझाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रेनिंग, नॉलेज की जरूरत होगी। और समझाना भी क्या है उनको, सिंपल सादी बात समझाना है उनको। समझाना क्या है आपको पता है, लेकिन कैसे समझाना है? उनको ऐसे समझाना है कि उनको लगे आरसीएम में मेरा भला होने वाला है। तो फिर लोग कैसे अपने टच ऑफ ऑल, नन ऑफ मास्टर। हर कोई को, किसी के भी पास जाओ, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे मालूम है। और अभी वक्त ज्यादा हो पाएगा, लेकिन कभी मौका मिले तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अपनी जो अड़ोस पड़ोस में सब लोग हैं, टच ऑफ ऑल, नन ऑफ मास्टर, यानी हर क्षेत्र की इनके पास जानकारी है, लेकिन सही जानकारी किसी क्षेत्र की नहीं है। ये अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। एक डॉक्टर के क्षेत्र में माहिर है, इंजीनियर, कलेक्टर, लेकिन उनको हल जोतना नहीं आता, उनको मोटरसाइकिल दुरुस्त करना नहीं आता। अपने क्षेत्र में मास्टर है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो जीरो है। और उन ऐसे लोगों को समझाना है तो उनके मन में विश्वास निर्माण होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि भाई बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया काम है, और जानकारी ली तो मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। उनको लगना चाहिए कि आरसीएम में किसी का नुकसान नहीं हो सकता। उनको लगना चाहिए कि आरसीएम के माध्यम से अपने मेहमान दोस्तों का भला कर सकता हूँ। ऐसा समझना है, ऐसा समझाना है उनको कि उनको लगना चाहिए आरसीएम के प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आरसीएम का राइस ब्राउन ऑयल आज ही घर में लाना जरूरी है, ऐसा उनको लगना चाहिए, ऐसा हमने समझाना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में मुझे सारी समस्या से मुक्ति दिला सकता है ये बिजनेस। उनको लगना चाहिए आरसीएम के माध्यम से मेरे घर में रौनक आ सकती है, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं।
शुरुआत में जब लोगों के पास जाता था कोई सुनता नहीं था। 150 लोगों को बोला था मैं, फिर भी एक भी मेरे साथ नहीं आया था, एक भी। परेशान होके मैं बैठा था। जिसको समझाने गया उसने उल्टा मुझे ही निगेटिव कर दिया। मेरा सगा भाई भी मेरे साथ नहीं आया था। दोस्त लोग तो देखते ही दूर भागते थे कि अब ये आरसीएम के बारे में बताएगा। बाद में अनुभव से मुझे पता चला कि नेटवर्क का डर उनके माइंड में बैठा था। कुछ लोगों ने प्लानिंग करके भारतीय लोगों के मन में डर बिठाया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जानबूझ के ये किया है। लोगों ने नेटवर्क का नाम सुनने के बाद उनसे दूरी भागना चाहिए, और इसकी प्लानिंग के तहत किया है उन लोगों ने। और ये षड्यंत्र इसलिए हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड से लोग दूर रहे और बकरे जैसा उनके ही हाथों कटते रहे। तो हमें समझाना है लोगों को, और हम समझा सकते हैं। एक तो उनका अज्ञान है। भारत में लोग जितना दिखाते उतनी जानकारी नहीं रखते, पहले ही बताया मैंने उनको। कुछ में मास्टर है लेकिन नेटवर्क की थोड़ी भी जानकारी उनके पास नहीं है। अब मेरे पास, मैंने बहुत से ट्रेनिंग किए, सेमिनार किए, इतना कुछ करके भी मेरे पास अभी 5-10% नॉलेज है इसका, तो उन लोगों के पास कितना होगा। तो आप लोग जब किसी को समझाने जाएंगे तो ये बात ध्यान में रखो कि जिसके पास जाने वो बहुत बड़ा है, लेकिन कहाँ है, उनके क्षेत्र में। आरसीएम में उनको एबीसीडी भी मालूम नहीं है। आरसीएम में उनको कुछ भी मालूम नहीं है। हम डरते हैं किसी प्राचार्य के पास जाने के लिए, किसी इंजीनियर डॉक्टर के पास जाने के लिए। डरने की जरूरत नहीं है, वो आरसीएम के लिए अनपढ़ है। हमें चाहे कितना भी आता होगा या नहीं आता होगा, हम उससे तो 10 गुना अच्छे हैं। इसलिए बिंदास होके आरसीएम की जानकारी उन्हें देने होगा। हमें कोठारी सर बोलते हैं झकास और बिंदास। तो बिंदास होके ऐसे लोगों को जानकारी दो, चाहे कितना भी बड़ा कलेक्टर क्यों न हो, वो आरसीएम में 0 है। और ऐसे अज्ञानी लोगों से डरना नहीं। लोग क्यों नहीं सुनते? इसके 2 कारण है जो अभी बताया मैंने। नेटवर्क का अज्ञान और नुकसान का डर। और ऐसे डरे हुए लोगों को समझाने का मेरा तरीका उस वक्त गलत था, इसलिए 150 के पास गया लेकिन एक भी ज्वाइन नहीं होता। हमने इंजेक्शन दिखाया है उसे, उन्हें डर है इंजेक्शन का। तो अगर वही जगह पे हम बताएंगे कि भाई एक डॉक्टर अंकल है, बहुत अच्छे हैं, हमारी बीमारी दुरुस्त कर सकते हैं। अगर हम जल्दी सुधर गए, हमारी बीमारी दूर हुई, तो हम बच्चा खुद आएगा हमारे पास, डॉक्टर के पास भी आएगा। बच्चे को बोलना इंजेक्शन का डर नहीं बता सकते। तो मेरा तरीका ऐसा था कि लोग पहले से ज्यादा डर जाए। जब मैंने तरीका बदला तो लोग मेरे साथ आने लगे। यानी दोष लोगों का नहीं है, हम पूरी दुनिया को समझते हैं। तो हम पूरी दुनिया को समझा निकलते लेकिन खुद ही नहीं समझते। जो बात हम दूसरों को समझा रहे हैं उसकी डेप्थ हमें मालूम रहनी चाहिए। मेरे बारे में हुआ ऐसा, मैं जब लोगों के पास गया था तो आधा अधूरा ज्ञान था, समझाने का तरीका मालूम नहीं था। तो लोग हमें ही एक कपड़े में लपेट के हमारा पार्सल वापस भेजते हैं। हमारा भी हाल ऐसा ही होता है। हम जब आधा अधूरा ज्ञान लेके लोगों के पास जाते हैं ना, तो लोग हमें ही सिखा के, हमें ही निगेटिव बना के, हमें ही पंक्चर बना के वापस भेज देते। इसलिए कभी भी लोगों के सामने जाना है तो पूरा कमांडो बन के जाना है, पूरा मास्टर बन के जाना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, नॉलेज थोड़े थोड़े लेते रहना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, रोज काम करते करते अनुभव आते हैं, मीटिंग सेमिनार में नॉलेज मिलता है। तो फिर नॉलेज लेने के बाद अगर काम करेंगे तो काम अच्छा हो सकता है। अब ये कोरोना आया है, कोरोना की बहुत डेंजर है कोरोना। तो घर में बैठ के हमें उसे हराना है। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ अच्छी बातें भी हो गए। संतोष जी दुबे सर का तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया मौका दिया है हमें सीखने का, सिखाने का। तो इतना अच्छा अवसर दिया है, जूम के माध्यम से सीखने की व्यवस्था बनाई है।
तो हम वापिस अपने मुद्दे में आते हैं कि लोगों को क्या समझाना है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, बिचौलिए के बारे में समझाना है। कभी मौका मिला तो अगली मीटिंग में जब भी मौका मिलेगा तो हम प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे, प्लान कैसा समझाना है, ताकि जिसके पास जाएंगे, जब मैं पहली बार गया था तो 150 को समझाने के बाद एक भी नहीं आया था। आज जाता हूँ, पहले 10 को सुना था, एक हाथ दो आता था, बाद में 10 को सुना था तो 4-5 आते थे, लेकिन आज जब 10 लोगों को सुनाता हूँ तो 8-9 लोग आते। तो क्या फार्मूला है, कैसे बताना है, कैसे शुरुआत करनी है, कौन से मुद्दे बताना है, कौन सी पॉइंट बताना है, ये सारी बातें मीटिंग में होगी कभी चांस मिला तो। लेकिन हमें अभी कंज्यूमर बनना है, कस्टमर नहीं। पहले हमें अपनी तैयारी करनी है, लोगों को क्या बताना है। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है और उसका मुनाफा, उसका फायदा खुद को मिलता है, और कस्टमर कष्ट करके मरता है, लोगों के घर भरता है। 3-4 पीढ़ियां नहीं, बहुत पीढ़ियां हमारी बिचौलिए के हाथ से माल ला रही है। हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से आधा पैसा बिचौलिए घर में जाता है। वही प्रोडक्ट अगर हम आरसीएम कंपनी से खरीदते हैं तो वही आधा पैसा आरसीएम कंपनी हमें वापिस देते है। इतनी बात समझ आना है, सिंपल बात है भाई। बिचौलिए से हाथ से काम करोगे तो पैसा उनके हाथ में जाएगा, और डायरेक्ट सेलिंग मेथड में काम तो पैसा हमारे हाथ आएगा। अब हम जब खरीदी करते हैं तो हमारा आधा पैसा उनके घर में जाता है, उनके बंगले बनते हैं, उनकी कार रहती है। वही सामान हम अगर आरसीएम से खरीदेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, हमारा खुद का बंगला होगा, हमारी कार आएगी। अब आप सोचो किसको बड़ा करना है। अगर बिचौलियों को बड़ा करना है तो बाहर से सामान लाना है, और अगर खुद को बड़ा करना है तो आरसीएम से सामान खरीदना है।